नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कविता पतंग, जिसके कवि हैं श्री आलोक धनवा जी। इसमें कवि ने प्राकृतिक परिवर्तन के साथ साथ बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण किया है। यानी जो बचपन के दिन होते हैं, जो बच्चे के मन में जो भावनाएं उठती हैं, उनका वर्णन इस कविता में किया है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो बच्चों, इसमें जो है बाल मन सुलभ की जो चेष्टाएं होती हैं, उनका बहुत ही सुंदर चित्रण जो है कवि ने इस कविता में किया है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि का कहना है कि प्रकृति में जो परिवर्तन है वो होते रहते हैं, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जो कवि कहता है कि तन मन को भिगो देने वाली जो तेज बौछारें हैं, यानी बारिश के जो दिन हैं, जो सावन और भादो मास में जो बारिश का महीना होता है, वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और जो भादो का जो अंधकार है वो खत्म हो गया है और सवेरा हो गया है। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की जो आँखें हैं वो चमकीली होती हैं, लालिमा चमकती है उनमें। तो उसी तरह कवि कहता है कि खरगोश की आँखों के समान लालिमा और चमक से युक्त सवेरा हो गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब जो है, जब ये बारिश के महीने ख़त्म हो जाते हैं, सावन भादो, उसके बाद जो है अश्विन शुरू हो जाता है। और जैसे कहते हैं कि जन्माष्टमी के बाद जो सर्दी ऋतु है वो शुरू हो जाती है। तो सावन और भादो यानी ये समाप्त हो गए महीने, और उसके बाद क्या शुरू हो गया, यानी जो शरद है वो आ चुका है, यानी सर्दी की ऋतु आ चुकी है। शरद एक नया उजाला लेकर के पदार्पण कर चुका है, यानी सर्दी की ऋतु जो है वो आ गई है। कवि ने यहाँ पर जो सर्दी की ऋतु है उसका क्या किया है, मानवीकरण किया है। जैसे आगे किया है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यानी वो जो सर्दी ऋतु है वो जोर जोर से क्या कर रही है, घंटी बजा रही है, और अपनी साइकिल को तेज चलाते हुए, यानी बहुत ही तेजी से जो सर्दी की ऋतु है वो आ रही है। यानी मानो साइकिल पर बैठ करके कोई मनुष्य तेज गति से साइकिल चलाता हुआ आ रहा हो, उसी तरह जो सर्दी की ऋतु है वो भी तेज गति से आ रही है। तो इस तरह से मानवीकरण किया है। कहने का भाव है कि जैसे ही सर्दी ऋतु आती है तो बच्चे भी जो है ये पतंग उड़ाने लग जाते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको भी जो है कवि ने इनका भी वर्णन किया है कि जो सर्दी की ऋतु है वो घंटी बजा करके क्या करता है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को सुंदर संकेतों के माध्यम से बुलाता है। कहने का भाव है कि जैसे ही सर्दी की ऋतु आती है तो नन्हे बच्चे अपने हाथों में पतंग लेकर के दौड़ पड़ते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे शरद ऋतु बच्चों को मनोहर क्रीड़ाएं करने हेतु आमंत्रित कर रहा हो। यानी जो सर्दी है वो बच्चों को बुला रही है कि आओ और पतंग उड़ा लो। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके,
अब जो है, जब कवि जो ये सर्दी की ऋतु है, ये मधुर ध्वनियाँ लगा करके बच्चों को बुलाती है और आकाश को भी क्या करती है, कोमल और मुलायम बना देती है। ठीक है। और क्या करते हैं भाई, पतंग की जो है वो आकाश में उड़ जाती है और कवि कल्पना करता हुआ कहता है कि ताकि दुनिया की सबसे हल्की और कोमल और रंगीन चीज़ उड़ सके। यानी आकाश को, जो सर्दी की ऋतु है, आकाश को इतना मुलायम बना देती है ताकि जो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है वो आकाश में उड़ सके। यानी जो पतंग है वो आकाश में उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। और कवि कहता है कि संसार के पहले पतले कागज के साथ बांस की सबसे पतली कमानी भी इसके साथ उड़ जाए। पतंगों के उड़ने के साथ ही बच्चों की इच्छाएं भी उनके साथ साथ उड़ने लगीं। यानी जो पतंग होती है वो रंग बिरंगे कागज़ से बनी होती है और साथ में कमानी भी लगी होती है। तो कवि ये कल्पना करता है कि जो सर्दी की ऋतु है वो आकाश को इतना मुलायम बना देती है कि जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं वो आकाश में उड़ सके और साथ ही साथ बच्चों की जो इच्छाएं हैं वो भी उन पतंगों के साथ उड़ने लगे। और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और बच्चों के समूह आकाश में उड़ते पतंगों को देख कर के खुश हो जाते हैं, सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं और इस सुंदर दृश्य को देख करके उनके मन में अनेक भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। और जो तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, इन जो पतंगें उड़ती हैं वो कैसे नजर आती हैं, जैसे आकाश में तितलियां उड़ रही हों। तो इस तरह से कवि ने बच्चों के बाल सुलभ मन का वर्णन इसमें किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मानवीकरण अलंकार है, भाषा सरल और सहज है इसमें। अगला पद्यांश है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। इसमें भी जो कवि है उसने बच्चों की कोमल इच्छाओं, बच्चों के क्रियाकलापों का चित्रण किया है। और कवि कहता है कि कवि जो है बाल मन की जो चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कवि बोलता है कि बालक जन्म से ही बहुत ही नाजुक होते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यानी कपास के समान, यानी जैसे रुई होती है, रुई के समान जो बच्चा है वो क्या होता है, बहुत ही नाजुक यानी कोमल होता है। वे अपने जन्म के साथ ही क्या लेकर के आते हैं, कोमलता का भाव लेकर के आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और पृथ्वी भी क्या करती है, घूमती है उनके चारों ओर और उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए लालायित रहती है। यानी पृथ्वी भी जो है बच्चों की कोमलता, बच्चों की नाजुकता को स्पर्श करने के लिए जो है ललायित रहती है, ललचाने को रहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। और जब बच्चे दौड़ते हैं मकानों की छतों पर अपने कोमल पाँव से कोमल बनाते हुए बेसुध होकर के, ठीक है, यानी बेसुध होकर के, यानी उनको कुछ पता ही नहीं होता कि हम कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ नहीं दौड़ रहे हैं। तो बेसुध होकर के जब वो दौड़ते हैं तो पृथ्वी भी उनकी जो बेचैन पाँव होते हैं उनका स्पर्श करने हेतु घूमती हुई आती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है, बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा
सभी दिशाओं को नगाड़े की तरह बजाते हुए प्रतीत होते हैं। यानी जब बच्चे खुश होते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, तो ऐसा लगता है सभी दिशाएं क्या बजा रही हैं, मृदंग बजा रही हैं, नगाड़े बजा रही हैं, ढोल बजा रही हैं। वे प्राय वृक्ष की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर डोलते हुए से अपनी मस्ती में डूब करके जो है ऐसे लगते हैं जैसे झूला झूल रहे हो। लचीले वेग से नहीं, जैसे कभी इधर हो जाना कभी उधर हो जाना, लचीले वेग से झूला झूलते हुए से दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं, आते हैं। अगला पद्यांश है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर की का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। इसमें भी कवि ने बाल सुलभ जो इच्छाएं हैं, क्रियाएं हैं, उनका सजीव चित्रण किया है। कवि जो है कोमल बच्चों के क्रियाकलापों का जो चित्रण है वो करता है और कहता है कि जब वे बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए मकानों की जो छतें हैं, उनके जो किनारे हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक, यानी जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और छतों के खतरनाक किनारों पर इधर उधर दौड़ते हुए फिरते हैं, तो उन्हें कोई बचाने को नहीं आता। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। यानी उनको कोई और बचाने नहीं आता। उनको कौन बचाता है? उनके शरीर का जो रोमांचित संगीत है उनकी रक्षा करता है, उन्हें गिरने से बचाता है। यह कवि का अभिप्राय है कि ये कोमल बच्चे अपने इस रोमांच के सहारे खतरनाक स्थानों को भी पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे इस आकाश में उड़ रही होती है, तो वह भी क्या करती है? अपनी डोलती ऊंचाइयों से कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती है। जो पतंग हैं वो आकाश में जो उड़ रही होती हैं, उनका जो एक धागा है जिसके सहारे वो दौड़ती हैं, वही जो सहारा है वो कोमल बच्चों को प्रदान करती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ये जो कोमल बच्चे असीम आकाश में उड़ने वाले पतंगों के साथ साथ अपने सुराखों के सहारे स्वयं भी उड़ रहे हैं। बाल मन भी ऊंचाइयों को छू रही पतंगों के साथ आकाश में उड़ना चाहता है, वह उनकी हदों को पार करना चाहता है। वैसे भी इन कोमल बच्चों का कोमल मन भी इन्हीं पतंगों के साथ आकाश में उड़ रहा होता है। यानी उनके छिद्र के सहारे वो भी आकाश में उड़ रहे होते हैं। अगला पद्यांश है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसमें भी कवि ने जो है बच्चों की बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन किया है। इसमें भी कवि क्या कहता है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वे कभी कभी जो है गिर जाते हैं। छतों के जो किनारे होते हैं, जो खतरनाक किनारे होते हैं, उन पर गिरते गिरते वो क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। और तब जब वो बच जाते हैं तो उनका जो साहस है वो और भी बढ़ जाता है, और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने, यानी उगते हुए सुनहरे सूरज के सामने और भी निडरता से अपना प्रदर्शन करते हैं। यानी पतंग उड़ाने हेतु दौड़ पड़ते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती है और जैसे जैसे बच्चे भागते हैं, अब जैसे हम हैं, मान लो हम बहुत तेज़ भाग रहे हैं या घूम रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी भी हमारे साथ घूम रही है। तो उसी तरह जैसे जैसे बच्चे जितना तेज़ दौड़ेंगे, पृथ्वी भी उतनी ही तेज़ घूमती हुई उनके पास आती है, उनके बेचैन पाँवों के पास,
और भी तेज़ी से घूमने लगती है और उनको छूने की कोशिश करती है। तो ये थी आपकी कविता जो है पतंग कविता थी आलोक धनवा के द्वारा रची हुई। तो बच्चों आपको समझ आ गई होगी। एक बार अगर समझ में ना आए तो कविता को कम से कम 2 या 3 बार अवश्य सुने, आपको अवश्य ही ये समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।